बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज के इस नए सीरीज में हम मैटलैब को थोड़ा सा सीखेंगे कि मैटलैब क्या है, मैटलैब का यूजेज हमारे जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके अंदर क्या है। मैटलैब एक इंतहाई वास्ट सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कोर्सेज में और मुख्तलिफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं। और इसका आना हर एकेडमिक से रिलेटेड हर बंदे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको किसी ना किसी स्टेज पर सिमुलेशंस में प्रैक्टिकल काम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आज की स्लाइड में हम और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको मैटलैब के इंट्रोडक्शन को सिर्फ अभी देखेंगे कि मैटलैब होता क्या है, मैटलैब सॉफ्टवेयर की बेसिस क्या है, मैटलैब के अंदर छोटी छोटी सी कमांड्स आज हम देखेंगे जो बेसिक कमांड्स हैं। और मैटलैब की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे कि मैटलैब यूटिलाइजेशन इसकी क्या है हमारे लिए, और मैटलैब को हम लोग अपने बेनिफिट में कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फैजान शाह। This is the grading policy of the quiz and assignments and lab manual, lab performance, projects and presentation. This is the policy on which I usually grade the students. So this is the policy. So आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी आउटलाइन है कि मैटलैब क्या है, मैटलैब की स्क्रीन कैसी होती है, मैटलैब के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, अरे कैसे होता है, मैट्रिक्स कैसे होता है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, मैटलैब की डिस्प्ले फैसिलिटीज क्या हैं, फ्लो चार्ट्स को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कोड्स के अंदर, एम फाइल को कैसे यूज करते हैं, और डिफाइंड फंक्शंस जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं मैटलैब के अंदर उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है आज की वो कंक्लूड कर लेंगे। मैटलैब बेसिकली जिस तरह इसके नाम से आपको डिफाइंड है, आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से हैं, एक मैट लैब और एक लैब है। मैट का मतलब बेसिकली मैट्रिसेस हैं और लैब का मतलब लेबोरेटरी है। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी ये पूरा बेसिकली इसका नाम है। मैट लैब के अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं वो एक अरे की फॉर्म में स्टोर होता है, वो मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर होता है। इसका इसकी आप कह सकते हैं कि इनफरादियत ये है, इसकी यूनिकनेस ये है कि ये डाटा को एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करता है, ये डाटा को एज अ मैट्रिक्स लेता है। अब मैटलैब के अंदर काम जो हम करते हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, और मैटलैब की जो लैंग्वेज है वो एक इसकी अपनी लैंग्वेज है। वो अ, ना वो आप उसको जावा कह सकते हैं, ना आप उसे असेंबली कह सकते हैं, ना आप उसे फोरट्रान कह सकते हैं, ना आप उसको प्योर सी कह सकते हैं। सी से काफी हद तक इंस्पायर्ड है ये, पर ये मैटलैब की जो लैंग्वेज है ये इसकी एक अपनी लैंग्वेज है। मैटलैब खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किसी लैंग्वेज का आगे आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन नहीं है। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं कि मैटलैब इज बेसिकली अ हाई लेवल लैंग्वेज व्हिच हैज मेनी स्पेशलाइज्ड टूल बॉक्सेस फॉर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर अस। मैटलैब की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके ऊपर, उनके जो सिस्टम्स हैं वो इसकी हेल्प के अंदर बिल्ट इन पड़े हुए हैं, उनकी जो एक्सटेंशंस हैं। अगर आपको मैटलैब की समझ बूझ है, आपको थोड़ी सी कोडिंग की आपको समझ है, आपको टेक्निकलिटीज का थोड़ा सा पता है, और सबसे बढ़ के अगर आपको जो सिस्टम आपकी कंसिडरेशन में, अगर आप उस सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान काम है मैटलैब यूज करना, क्योंकि मैटलैब के अंदर आपके सिस्टम का जो सारा प्रोसेस है वो सारा बिल्ट इन बना हुआ होता है। इवन उसके कोड्स भी बने होते हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम्स भी बनी होती हैं, उसकी स्कीमेटिक्स भी बनी होती हैं। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने जो हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है, जो जिस तरह हमने सिस्टम को कंसिडर किया है। अच्छा, मैटलैब के बारे में एक सबसे बड़ी जो गलत फहमी का लोग शिकार है वो ये है कि मैटलैब को या तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं, या इस तरह के जो जिनका कोडिंग से कोई ना कोई ताल्लुक रहता है, या ये सिर्फ कंट्रोल सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। तो ये इंतहाई गलत परसेप्शन है। मैटलैब का जो काम है वो हर फील्ड में बराबर है,
मैटलैब को आप हर फील्ड में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एरोस्पेस की एक्सटेंशंस भी हैं, इसके अंदर मैकेनिकल की प्योर आईसी इंजन के भी इसके अंदर आपके पास बिल्ट इन मॉडल्स हैं। इसके अंदर आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, इसके अंदर आपके पास थर्मोडायनामिक्स का बहुत डाटा पड़ा हुआ है। तो मैटलैब के ऊपर आप हर सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने सिस्टम की समझ होनी चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोगों के यहाँ क्योंकि मैकेनिकल के बच्चों का इतने अच्छे तरीके से कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती, तो उनको पहले दिन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उनको ये कहा जाता है कि जी आपका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है आपका, और इससे आगे आने वाली चीज़ों का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये इंतहाई गलत परसेप्शन है, और इसकी वजह से हम मैकेनिकल की फील्ड के अंदर जो अब आप देख सकते हैं कि सेचुरेशन इतना ज़्यादा आ गया कि मैकेनिकल में अब आगे इतनी सब फील्ड्स आ गई हैं और सारी ऑटोमेशन के ऊपर आ गई हैं सारी। तो हम कहा करते हैं, बेसिकली मैं बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ कि अब इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन आ गई है कि मैकेनिकल इंजीनियर का जो काम है वो सिर्फ चेसिस डिज़ाइन करना रह गया। तो अब हमें बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी अब टाइम आ गया कि हम थोड़ा सा अब वास्ट करें अपने आप को, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने अंदर पैदा करें। और इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर्स फॉलो करते रहेंगे तो बड़े इजीली आप लोग इंशाल्लाह मैटलैब को सीख जाएंगे, और इंशाल्लाह आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकेंगे बड़े अच्छे से। तो वापस आते हैं अपने स्लाइड की तरफ कि मैटलैब हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे है और कितनी हाई है? बेसिकली ये असेंबली से भी और सी लेवल लैंग्वेजेस हैं जो आपकी पास्कल है, सी है, उनसे भी हाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये यूजर डिराइव्ड लैंग्वेज है। यूजर अपने हिसाब से डिराइव करता है इसकी लैंग्वेज को। और एज फार एज हमारा जहाँ तक कोर्स कंसर्न है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मैंने जिस तरह बताया कि मैटलैब बहुत ज्यादा आपके पास वास्ट है। आप लोगों ने हम हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इस पूरे को कवर कर सकें जितने इसके अंदर जितना कुछ मैट लैब ने अपने अंदर समोया हुआ है। तो मैट लैब के अंदर से जो चीजें हम सीखेंगे वो बेसिकली मैट फाइल सीखेंगे, कमांड लाइन सीखेंगे, एम फाइल सीखेंगे। तो हम लोग बेसिकली ये थोड़ी सी जो चीजें हैं ये मैट लैब की सीखने की कोशिश करेंगे, इनके कंसेप्ट लेंगे हम अपने कोर्स के अंदर। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली मैट लैब की स्क्रीन है, जो सिंपल स्क्रीन आती है आप लोगों के पास। अ, अब ये जो वर्जन जिसकी ये स्क्रीन है ये थोड़ा पुराना है, अब जो वर्जन आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2009 से आगे वाला आपको जौन सा भी वर्जन मिले आप उसको डाउनलोड कर लें। नेट पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी डाउनलोड करने में क्रैक वर्जन, पर उम्मीद है मिल जाएगा आपको। तो ये जो पहली पहली आपके पास मेन वाइट विंडो है, ये जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर है ये वाला, ये आपकी बेसिकली कमांड विंडो है। इसके ऊपर आप कमांड को टाइप करते हैं। फिर ये वाली जो आपके पास विंडो है ये आपके पास करंट डायरेक्टरी है, ये बेसिकली आपको आपके फोल्डर्स बताती है और एम फाइल बताती है जो आपके पास करंटली आप जिनके अंदर वर्क कर रहे होते हैं। एक यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, फिर जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनको ये वर्क स्पेस आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ अपने अंदर सेव करता रहता है। तो आपने अगर अपने पास्ट वेरिएबल जितने भी हैं कोर्स जो कोड के हैं आपने वो देखने हो तो आप वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका कोड आगे जाता जा रहा है तो आपका वर्क स्पेस कैसे कैसे उस हिसाब से अपडेट होता गया। उसके बाद ही नीचे आप लोगों के पास कमांड हिस्ट्री आ जाती है। इस कमांड हिस्ट्री में क्या होता है कि आप लोगों के पास जो आपकी प्रीवियस कमांड्स हैं उसका सारा डाटा इसके अंदर होता है। अब ये जो कमांड विंडो है, कमांड विंडो के अंदर बेसिकली जब तो हमने कोई छोटा सा कोई ऑपरेशन करना होता है, वन लाइनर, टू लाइनर या थ्री लाइनर एट मैक्स, तो हम वो डायरेक्ट कमांड विंडो के अंदर कर देते हैं। लेकिन जब हमें कुछ अपना लंबा चौड़ा सा एक कोड लिखना होता है तो हम लोग उसको अपनी एम फाइल के अंदर लिखते हैं। अब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर? सी का जिन लोगों का बैकग्राउंड है उनको पता होगा, या सी प्लस प्लस का जिनका बैकग्राउंड है, कि हम लोग बेसिकली जब सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स को एंटर करते हैं तो हम लिखते हैं इंटीजर की टाइप पहले डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल की टाइप क्या होगी। आया इंटीजर होगा, वो कोई डेसिमल वैल्यू होगी, वो कोई डबल इंटीजर होगा,
तो हम बाकायदा उसको पहले स्पेसिफाई करते हैं, इंट ए लिखते हैं, डबल बी लिखते हैं, इस तरह फ्लोट सी लिखते हैं। लेकिन हमें मैटलैब में ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड विद डबल प्रिसिजन अनलेस स्पेसिफाइड एंड दे आर मैट्रिसेस। आपने अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड ना किया हो, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, मैटलैब उसको डबल प्रिसिजन के साथ कंसीडर करता है और उन सबको वो एज अ मैट्रिक्स ही कंसीडर करता है। After these statements, the variables are one by one matrix with double precision. अब ये जितने मेरे पास ये x is equals to 5 है, x1 is equals to 2 है, तो ये सारे मेरे पास वन बाय वन का मैट्रिक्स है। ठीक है, वन बाय वन का क्या मतलब है, एक एंट्री है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब अरे क्या होती है, नंबर ऑफ जो आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें वो स्टोर करता है, वो अरे है बेसिकली। अगर आपके पास कोई एक सिंगल वेरिएबल है, तो आप उसके अंदर एक अरे ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल वेक्टर के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, एज अ अरे उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर आप पूरा एक मैट्रिक्स भी स्टोर कर सकते हैं। वो मैट्रिक्स चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, इट कैन बी अप टू एन क्रॉस। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1251 है। ठीक है, आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये आपने लाजमी लगानी है। और x की जब ये मैं लिखूंगा अपनी कमांड विंडो के अंदर और एंटर करूंगा, तो वो मुझे कुछ x इज इक्वल्स टू 1251 ऐसे दे देगा। ए मैट्रिक्स के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया, आप वेक्टर भी सारे स्टोर कर सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में सारे मैट्रिसेस भी स्टोर कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 123 सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली आपका लाइन टर्मिनेटर है मैटलैब के अंदर। जहां भी आप सेमी कॉलन लगाएंगे, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट कर देगा। फिर 5, अब 123 लाइन टर्मिनेट हुई तो ये सेकंड रो पे चला गया। 514 फिर सेमी कॉलन है, फिर आगे के आगे आपके पास 32 -1। तो आपने देखा कि 123, और अच्छा, और इन सब के दरमियान में आपने स्पेस लाजमी लेना। तो 123 514 32 -1, ये आपके पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अगर आपने ट्रांसपोज को स्टोर कराना है, मतलब ऐसा कॉलम वेक्टर आपने वैल्यू को स्टोर कराना है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर आप एक सिंगल कॉमा लगा देंगे। तो ये आपके पास बेसिकली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जब आप x के ऊपर लगाएंगे, तो वो उसका ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसपोज दे देगा। आप लोग लॉन्ग अरे चाहे स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग मैट्रिसेस भी स्टोर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 1000 नंबर का मैट्रिक्स लिखना है या 100 नंबर का लिखना है, तो आप वो 100 के 100 नंबर एंटर करें। अगर आपको अपनी सीरीज का अंदाजा है कि सीरीज कैसे है आपके, तो आप उसको डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, t इज इक्वल्स टू 1:10। कॉलन का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे कॉलन का मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, हर दफा एक एक का इंक्रीज करके ये 1 से लेकर 10 तक का आपकी सारी वैल्यूज टी के अंदर स्टोर कर देगा। टी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, 1:10 का मतलब है, कॉलन का मतलब क्या है आपके पास, कि 1 से लेकर 10 तक किसमें वैल्यूज होंगी, और आपके पास वेरी कितने स्टेप से करेगा, ये 1 स्टेप से करेगा। अच्छा, अब दूसरे में अगर आप देखें इसी तरह, k इज इक्वल्स टू 2:-0.5:-1। 2 से लेके, ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये एंडिंग वैल्यू है। 2 हमारा स्टार्टिंग है और -1 हमारा एंडिंग है। अब ये जो दरमियान में वैल्यू दी होती है ना, ये स्टेप साइज होता है। ठीक है, स्टेप साइज का क्या मतलब होता है, कितने स्टेप के साथ आपने वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या वैल्यू में आपने डिक्रीमेंट करना है। अगर तो आपका स्टेप साइज का साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वैल्यू ऐड हो रही है। अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वैल्यू उसमें से माइनस हो रही है। अच्छा, जिस तरह ऊपर आपने देखा कि टी 1 से 10 तक था और वैल्यू 1 के इंक्रीमेंट के साथ आगे बढ़ रही थी, तो ये याद रखिएगा कि बिल्ट इन जो स्टेप साइज है मैटलैब का, वो आपके पास 1 है। अगर आप सिर्फ 1 से 10 तक लिखेंगे और बीच में स्टेप साइज आप अपना स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टेप साइज है उसको वो 1 कंसिडर करेगा। इसी तरह k इज इक्वल्स टू 2:-5:-1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से -0.5 माइनस करेगा, और उसने वैल्यू कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है। तो जब तक वो -1 तक नहीं पहुंच जाता 2 से, वो हर दफा वैल्यू में से -0.5 माइनस करके आपको स्टोर कर देगा।
आप चाहें तो एक लॉन्ग मैट्रिक्स भी स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह आप डिस्प्ले करा सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 1 से 4 है, सेमीकोलन 5 कोलन 8। 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 हो गया आपके पास, और अगली रो में 5 से लेके 8 तक 5 6 7 8 इस तरह आ जाएगा आपके पास। तो आप चाहें तो मैट्रिक्स के अंदर अपना मैट्रिक्स जो है वो इस तरह भी स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, अब जनरेटिंग वेक्टर्स फ्रॉम फंक्शंस, ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं मैटलैब के बिल्ट इन। आप चाहें तो आपको ये दे सकता है, बिल्ट इन आप कमांड से यूज कर सकते हैं कि जीरोस m इंटू एन, m क्रॉस n मैट्रिसेस ऑफ जीरोस देगा। m का मतलब क्या हुआ, आपके पास बेसिकली m आपके पास रोज हो जाएंगी, n आपके पास कॉलम्स हो जाएंगे। तो अगर आपने एक जीरो वाला एक ऐसा मैट्रिक्स एंटर करना है जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, जीरोस m क्रॉस n। अब m की जगह आप कोई भी जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए वो लिखेंगे, n की जगह आपको जितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए आप वो लिखेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, आप अगर x इज इक्वल्स टू जीरोस 1 इंटू 3, तो 1 रो चाहिए मुझे, जिस तरह ये मेरे पास 1 रो है, और 3 कॉलम चाहिए, तो ये मेरे पास 3 कॉलम्स है। तो ये सारा मेरे पास, और मैंने जीरोस की कमांड यूज की, तो मेरे पास ये सारे जीरो का एक मैट्रिक्स आ गया, या जीरो की एक मेरे पास अरे आ गई। इसी तरह वंस का अगर मुझे मैट्रिक्स चाहिए कि जिसमें सारे मेरे पास वन आ जाए, तो ये m क्रॉस n से ये भी आप यूज कर सकते हैं इसको करते हुए। और अगर आपको कोई रैंडम वैल्यूज का मैट्रिक्स चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं रैंड की कमांड यूज करके। अच्छा, दूसरी बात जो आप लोगों ने देखनी है कि मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है, मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है आपके पास, वो 1 से स्टार्ट होगा। द मैट्रिक्स इंडेक्सेस बिगिन फ्रॉम 1 नॉट 0। ठीक है, सी में हमारे पास जो इंडेक्स होता था वो 0 होता था, मैट्रिक्स में हमारे पास जो इंडेक्स है वो, सॉरी मैटलैब में जो मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा वो हमारे पास 1 होगा। द मैट्रिक्स इंडेक्सेस मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर आप कोई डायरेक्ट मैट्रिक्स एंटर कराना चाह रहे हैं, तो वो कोई आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। किस तरह, अब ये देखें, अब ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 5 3 6 8 2 2 7 3, सही हो गया। अब आप ये सेकंड वाला केस देखें कि अगर आपने इसमें से अपने डायरेक्ट ए मैट्रिक्स में से आपने देखना है कि कौन सी पोजीशन पे मेरे पास कौन सा नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर A32, A32 का क्या मतलब है कि आपके पास थर्ड रो, ठीक है, तीसरी रो होगी, और उसके अंदर आपके पास सेकंड कॉलम होगा। तो A32 में आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपको बता देगा वो क्या है, 7 है। इसी तरह आपने अगर अपनी पूरी सेकंड रो डिस्प्ले करानी है, तो वो 2 कॉमा कॉलन और आगे आप खाली स्पेस दे देंगे, तो वो आपको आपकी पूरी सेकंड रो डिस्प्ले कर देगा। तो ये बाकी भी इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो इनको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं मैटलैब के अंदर। अब क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो शुरू होती है A11 A12 A13 इस तरह, तो A-2 की वैल्यू वो आपको नहीं दे सकता, और A0 की भी नहीं दे सकता, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने देखना है कि मैट्रिक्स की डायमेंशन से आपका इंडेक्स ऊपर ना जा रहा हो, जो आप वैल्यू उससे लेना चाह रहे हैं। अभी इस पॉइंट पे आप हो सकता है इन सारी चीज़ों से कंफ्यूज भी हो रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे मैटलैब के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकली हम देख रहे हैं कि इन सारी कमांड्स का मैटलैब के ऊपर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब आप बेसिकली दो मैट्रिसेस को इकट्ठा भी कर सकते हैं। कंकैटिनेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि आप दो मैट्रिसेस को इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह x मेरे पास एक वेक्टर है 1 2, y है 4 5, z है 0 0,
तो a इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई का क्या मतलब, दरम्यान में कोई कॉलन नहीं है। अब मैंने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया है अपने एक्स को और वाई को, इन दोनों की वैल्यूज को मैंने इकट्ठा कर दिए। तो एक्स की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2, और वाई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 और 5। ठीक है, अगर ये तो मेरे पास देखना सिंगल रो के अंदर आ गए। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा कॉलम भी लिख सकता हूँ। तो वो कैसे लिखूंगा कि एक्स और वाई के दरम्यान में मैं एक सेमी कॉलन डाल दूं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपने अपनी रो को टर्मिनेट करना है तो आपने बीच में सेमी कॉलन डाल देना, तो आपकी रो जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि c इज इक्वल्स टू एक्स वाई और कॉलन z कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके फिर जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ आपके पास एक्स वाई और z इस तरह लिखने का, कॉलन डाल के, मतलब एक्स और वाई में आपके पास 4 एलिमेंट हो जाएंगे ऊपर पहली रो में, और सेकंड रो में आपके पास 2 एलिमेंट होंगे। तो जब इस तरह आपके पास मैट्रिक्स बेसिकली क्योंकि होता नहीं है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हम लगा सकते हैं मैटलैब के अंदर, जिनकी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो जितने सारे नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर ले सकते हैं, आप उसमें चाहें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी जो कमांड्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में और एक्सप्लेन करेंगे, अपने, ताकि हमारे और कंसेप्ट क्लियर हों। अभी सिर्फ बताने का मकसद आपको ये है कि आपको एक ओवरव्यू दिया जाए कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैट्रिसेस के जो ऑपरेशंस हैं जितने भी होते हैं, मैट्रिक्स के एडिशन के, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, वो सारे आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एडिशन भी की है, सब्ट्रैक्शन भी की है, प्रोडक्ट भी लिया है, ट्रांसपोज भी लिया है। बस ये ख्याल इस चीज का रखना है कि जो डिक्लेरेशन है वो आपने ठीक करनी है मैट्रिक्स की, उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, अब एक चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि जब मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं तो ए का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा बी के पहले एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये तरतीब से मल्टीप्लाई होता है। एडिशन है तो ए ऐड होता है बी के साथ। इसी तरह अगर आप पावर देख लें तो पावर भी इस डिवीजन भी इसी तरह ही लेते हैं हम, और पावर भी हम एलिमेंट बाय एलिमेंट लेते हैं। तो जब भी आपने एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करानी है मैट्रिसेस की, तो आपने जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है उससे पहले आप लोगों ने एक डॉट लगा देना है। जब भी आप डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोग एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट डिवीजन करा रहे हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट आप उसकी पावर ले रहे हैं। अब इस स्लाइड के अंदर देखें कि मैंने एक मैट्रिक्स एंटर किया है ए। अब मैंने एक्स के अंदर ए की पहली रो को सेव करा लिया है और वाई के अंदर ए की थर्ड रो को सेव करा लिया है। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा टाइपो एरर है कि यहाँ पे थर्ड रो 3 2 - 1 है, और यहाँ पे जो टाइप करते हुए मेरे से 2 की जगह यहाँ पे 4 लिखा गया, बट इट कैन बी इग्नोर्ड क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हमने एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन को बेसिकली देखना है कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखें कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। एलिमेंट टू एलिमेंट कैसे हो रहा है कि एक्स का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के पहले एलिमेंट के साथ, तो 1 × 3 3 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया। इसी तरह सी में डिवीजन हो रही है और डी में आप एक्स के हर एलिमेंट का स्केयर ले रहे हैं। ख्याल आपने ये रखना है कि आपने जब भी किसी मैट्रिक्स का या किसी नंबर ऑफ अरे का आपने स्केयर लेना है तो, या आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आपने उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन यूज करके करना है, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर आप इसको सिंपल कमांड देके नहीं कर सकते। वो एरर आता है आपके पास क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो आप उसको एक सिंगल वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको एरर देगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की डायमेंशंस आपके पास वो कहता है एग्री इस तरह नहीं करेंगी। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही था कि हमने आप बेसिक आपको ओवरव्यू दिया है।
अभी आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन होंगी, कुछ के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा उसके अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह मैट लैब के ऊपर प्रैक्टिकली काम करके मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये जितनी एग्जांपल्स आपको स्लाइड्स में बताई हैं इंशाल्लाह उसके अंदर प्रैक्टिकली करेंगे, और फिर हम उसको जो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं उनको कैसे प्लॉट करते हैं मैट लैब के अंदर इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। सो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।